जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। विशेष करके यूपी होमगार्ड परीक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की गई है। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस है होमगार्ड का उस पर आधारित है। इसमें 151 सेट दिया हुआ है दोस्तों। अध्यायवार सॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 6592 इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी पूरी व्याख्या के साथ दिया हुआ है दोस्तों। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या सहित हल एवं बोर्ड की आंसर की द्वारा प्रमाणित संकलन इसमें देखने मिलेगा। दोस्तों, टोटल इसमें 151 सेट दिया हुआ है, 6592 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी व्याख्या के साथ। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये। इसमें चैप्टर वाइज चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन सॉल्व पेपर है दोस्तों ये। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कितना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। उससे आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। और दोस्तों, इस बुक में दोस्तों आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है, लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं, इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं PYQs को अच्छे से, तो आपका पक्का होमगार्ड का दोस्तों 100% निकलेगा आपका। तो दोस्तों, ये पहली क्लास आज रहेगी इसकी। इसके अलावा हमने घटना चक्र का भी स्टार्ट किया है। जो होमगार्ड की जो घटना चक्र की बुक निकली है सामान्य ज्ञान की, उसका भी हमने सामान्य ज्ञान जनरल जीके पहला चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, उपदेशिका और नागरिकता तक कंप्लीट करेंगे। लगभग 100 के आसपास प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आप लोग चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, बहुत जल्द हम पार्ट बाय पार्ट इसको कंप्लीट करवा देंगे। जितने भी इसमें PYQs आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो पहला इसमें हम टॉपिक देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्न में से कौन सा AB डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा या फिर सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर A नंबर करेक्ट होगा। ए में क्या दिया है? राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, पूछा गया था पूर्व परीक्षा में ये। तो इसकी व्याख्या देखिए, AB डाइसी विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में 3 अलग अलग सिद्धांतों या विधि कानून की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता जो है डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा नहीं है बोला है, तो राष्ट्र की सर्वोच्चता। और इसको छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, मतलब किस देश से लिया गया है ये संसदीय प्रणाली जो है, शासन प्रणाली? तो ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, UK से लिया गया है दोस्तों। तो व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान जो है यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि जो है, ये सब भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। इन सबको याद रखिएगा, UK से लिए गए हैं ये सब। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर B नंबर करेक्ट होगा, श्री नंदलाल बोस ने दोस्तों। तो व्याख्या देखा जाए तो शांति निकेतन के कलाकार जो थे श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण जो हैं, यहाँ जो आपका ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे?
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों देखिए, संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, एम.एन. रॉय द्वारा पेश किया गया था। खाली जगह में भरेंगे, एम.एन. रॉय के द्वारा पेश किया गया था 1934 में। भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। दोस्तों वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके पश्चात वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप देने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात जो है कांग्रेस के फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था 1937 में हुआ था, याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन जो है में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। नोट देख लीजिए, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी में संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार की थी, ठीक है, रखी गई थी। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, राजशाही शासन। तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया जो है राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। दोस्तों बात करें तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रमुख प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल होते हैं, याद रखिएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख जो है राजा या रानी आनुवंशिक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों 1937 में। दोस्तों तो भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 7 जो है न्यायाधीशों का प्रावधान था। दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस ग्वेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। तो किस देश से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी से, ये कनाडा से ये लिया गया है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार व संविधान की सुरक्षितता जो है ये अमेरिका से ली गई है, यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा व समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसको याद रखिएगा। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता व विधि का शासन ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। दोस्तों तो वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य क्या था, भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, खाली जगह दिया है, खाली जगह में दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भरेंगे। डी में क्या है आपका, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था दोस्तों।
तो व्याख्या देखते हैं। तो समता एनजीओ जो है, ये एनजीओ था, ये बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ था ये। समता क्या था? दक्षिण भारत का ये एनजीओ है ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। दोस्तों, किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, अगला है इसमें, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्न में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखा जाए तो भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर यहाँ पे सही है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। दोस्तों, तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिशकालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। अगला प्रश्न है, भारत के अध्यक्ष जो है स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सृजित किए गए ये। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93, याद रखिएगा 93 के अंतर्गत जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। ठीक है, इसके तहत जो है लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है 94 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 94 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों, व्याख्या देखा जाए तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसे 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 होगा, या फिर अंगीकृत किया गया ये भी पूछ सकता है तो भी 26 नवंबर 1949 होगा। अगर पूछा जाए कि संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है ये। ठीक है,
ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं दोस्तों शामिल थी इसमें। तो देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 जो है महिला सदस्य भी थी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप जो है संविधान है, तो इसमें खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों? तो खाली जगह में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भरेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। याद रखिएगा। व्याख्या देखिए इसकी, 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था। यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान से जुड़ी निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत की घटी घटना, यानी कि आपको क्रम से इसको व्यवस्थित करना है, सीक्वेंस से सजाना है इसको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ए में क्या दिया है दोस्तों? ABCD, यानी कि ये पहले से ही सजा हुआ है। ठीक है, देखिए, उपदेश संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, फिर बी में है राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। ठीक है, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। ये पहले से सजा हुआ है। ठीक है, ABCD, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम निम्न है। देखिए, उपदेश संकल्प जो है सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को हुआ। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, अपनाया गया यानी कि। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए दोस्तों कितनी समितियां थीं? तो इसकी व्याख्या हम यहाँ देख लेते हैं। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां थी। कितनी? 21 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कितना भरेंगे? 21 समितियां थी। ठीक है, जिसमें आपका 13, 21 में जो है आपका 13 क्या थी? छोटी समितियां थी, और 8 क्या थी? बड़ी समितियां थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह से हुई, जिसे अब दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष उसको कहा जाता है। खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, जो कि अस्थायी थे, में नई दिल्ली में संविधान सभागृह में हुई थी दोस्तों, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ऐसा दिया दर्जा। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया इसमें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 12वीं जो बैठक थी अंतिम, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपका इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए नंबर है। ए में केवल ए नंबर सही है। ए में क्या दे रखा है? ए में है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का
सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये आपका भारत के संविधान के बारे में सही है, बाकी ये सब गलत है। मतलब संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये गलत है। या संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये सब गलत है। बी और सी क्या है, रॉन्ग है। ए नंबर यहाँ पर सिर्फ सही है, केवल ए। भारत का संविधान जो है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान ही है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ठीक है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भरेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। दोस्तों व्याख्या देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। और इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो केंद्र में द्विसदनात्मक आपका विधायिका का गठन करना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करना, लोक सेवा आयोग का गठन करना, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर केवल बी नंबर सही है। मतलब बी में क्या दिया है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ये बस केवल बी नंबर यहाँ पर सही है। दोस्तों देखा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य जो है संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः कथन जो है बी नंबर सही है, जबकि ए नंबर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 389 थी। कितनी थी, 389 थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितनी थी, 389 थी। व्याख्या भी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, ठीक है। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों व्याख्या देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार होता था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन जो है मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विशेषता थी अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत जो है ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं, मतलब पी आपका है पंचवर्षीय योजना, क्यू है मौलिक अधिकार, आर क्या है मौलिक दायित्व। तो ऑप्शन नंबर ए है, केवल पी और आर लिए गए हैं दोस्तों रूस से, ठीक है। कहाँ से, रूस से। कौन से, पी और आर लिए गए हैं। मतलब कि पी में क्या है, पंचवर्षीय योजना जो है रूस से ली गई है, और आर में क्या है, मौलिक दायित्व भी जो है रूस से ही लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा। तो व्याख्या देखते हैं,
भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना मौलिक दायित्व मूल्य यानी कि मूल्य कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। याद रखिएगा अनुच्छेद क्या है उसका? 12 से 35 है मूल अधिकार का, ये भी याद रखिएगा। ये वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, वह जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वहीं संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जिनमें बाद में आपका 86 जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, निम्न कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी में क्या है? इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये जो है संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए थे। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी कि LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही है, पहली अनुसूची में दोस्तों, ठीक है। व्याख्या देखा जाए तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है, पहली अनुसूची में, याद रखिएगा। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो वर्ष 2015 में पारित किया जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुच्छेद 3 जो है आपका संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में जो है आपका, और जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपका अनुच्छेद 12, 9 और 22, तो 12 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है, 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 22 के तहत जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण तथा अनुच्छेद 9 के तहत जो है आपका विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पुडुचेरी में। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत देश में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो क्रमशः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी है। इन 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुडुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। दोस्तों, ठीक है। अतः अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनमें से जम्मू और कश्मीर में विधानसभा होगी। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है, याद रखिएगा डेट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी शुरू में तथा 22 भाग थे। बाद में क्या हुआ कि संविधान में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और बढ़ाया गया, ठीक है। वर्तमान में संविधान की में कुल 12 अनुसूचियां होंगी, पहले 8 थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नागालैंड। दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। संविधान के अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजाति क्षेत्रों जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है,
नागालैंड का इस ये अनुसूची में उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ डी नंबर होगा। डी में क्या है आपका 11वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान में निहित है। कि क्वेश्चन पूछा है कौन सा मेल नहीं है, तो डी नंबर जो है ये मेल नहीं है। देखिए 11वीं अनुसूची में ये चीज़ें आपका नहीं है, बल्कि किस में है दोस्तों? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं में नहीं है, इसलिए ये मेल नहीं है यहाँ पर। देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में नहीं था, जबकि 11वीं अनुसूची में आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची में। अन्य सभी कथन जो है आपका सही सुमेलित है। ये सारे जो कथन और दिए गए हैं, मतलब 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची नहीं थी, ये सही है। 8वीं में अनुसूची में भाषा से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों और विधि नियमों के सत्यापन के प्रावधान से संबंधित है, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां नहीं थी, ये भी सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखा, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 4थी अनुसूची में उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। 6वीं जो अनुसूची है, और ऑप्शन में जो आपका दिया है 6वीं, 8वीं और 5वीं के बारे में देखा जाए तो 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और 5वीं जो अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और 8वीं जो अनुसूची है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा जो है संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? ऑप्शन नंबर डी है कश्मीरी भाषा। दोस्तों भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में आपका कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है सिंघी, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी, और 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा आपका मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। अतः कश्मीरी भाषा जो है संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की, ऑप्शन नंबर डी सही है, पहली, इसमें पहले भरेंगे, फर्स्ट अनुसूची में उल्लिखित, ऑप्शन नंबर डी। तो पहली अनुसूची में ये उल्लिखित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की, ऑप्शन नंबर ए है, तीसरी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है इसको। ठीक है, शपथ और अभिपुष्टि का, तो शपथ और अभिपुष्टि का वर्णन जो है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60, और उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 69 तथा राज्यपाल जो अनुच्छेद 159 के अनुरूप जो है शपथ लेते हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 ही है। ठीक है, जबकि अनुसूची की संख्या जो है 4 और जुड़ गई, 8 + 4 12 हो गई है। अभी वर्तमान में 12 है, याद रखिएगा 12 अनुसूची है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर है। यहाँ पर ए में क्या दे रखा है दोस्तों? ए में है, ए और बी दोनों सही है। मतलब कि आपका ए में क्या देखते हैं, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। दूसरा है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ये दोनों आपका यहाँ पर सही है दोस्तों, देखा जाए तो कथन संविधान के संदर्भ में। व्याख्या भी बिल्कुल सेम दिया है, क्वेश्चन की तरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया तथा इसलिए हर साल क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद आपका 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राजभाषा नहीं बल्कि
ये राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी भारत की, क्या है, राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वे भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, 1919 वाले अधिनियम को। इस अधिनियम में सर्वप्रथम जो है उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा आपका केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खाली जगह में क्या भरेंगे? पहले देखिए ऑप्शन नंबर सी भरेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी दोस्तों। तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। तो इस निर्णय के बावजूद जो है भारत में कॉमनवेल्थ की वह सदस्यता जो है जारी रही। और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, याद रखिएगा। वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है लंदन में घोषणा पत्र द्वारा जो है स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रमंडल का? तो आपका लंदन में इसका मुख्यालय। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 है, इसका मुख्यालय लंदन में है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो खाली जगह में क्या भरेंगे दोस्तों? हम लोग ऑप्शन नंबर ए भरेंगे, सहकारी संघवाद। यानी कि सहकारी संघवाद जो है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा आपका गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप जो है भारत, ठीक है। व्याख्या बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद की लाइब्रेरी में दोस्तों इसको रखा गया है। तो भारतीय संविधान की 2 प्रतियां जो हैं हाथ से लिखी हुई हैं। एक प्रति जो है आपका अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के मुख्यालय में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर ए भरेंगे, भारत सरकार अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान क्या थे आपका? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, ईसाइयों तक कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय जो है प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, एवं हस्तांतरित जो विषय है विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। तो केंद्र में आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, उच्च सदन जिसे आपका राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया दोस्तों। ये था 1919 का प्रावधान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पहले भरेंगे हम लोग। 26 जनवरी 1950 को आपका वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। व्याख्या बिल्कुल वही सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 जो है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से ये संबंधित है, ये अनुच्छेद दोस्तों, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66। भारत का उपराष्ट्रपति जो है संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और लोकसभा निम्न सदन होती है क्योंकि ये भंग होती है, ठीक है, इसलिए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उससे प्राप्त है। भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की खाली जगह में ऑप्शन नंबर डी भरेंगे। डी में क्या है, 8वीं अनुसूची जो है आपका भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें भारत की 22 जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, ठीक है। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली व 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक, ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। अब ये खाली जगह में जापान भरेंगे। विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध जो है ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। इसने अपना कार्य जो है 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। 22 जनवरी 1947 को उपदेश प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका दोस्तों वार्ता समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार पटेल जो है आपका प्रांतीय समिति के अध्यक्ष तथा जेवी कृपलानी जो है मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, कुल 22 भाग हैं दोस्तों। भारत का संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। भारत क्या है, भारत एक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कब, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता को। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य जो है समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणराज्य अर्थात जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उपदेशों एवं विचारों में समानता होनी चाहिए। उपदेशों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर बी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, में संपन्न हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और दोस्तों ये सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उपदेश प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की, ऑप्शन नंबर ए सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जो है, ठीक है, इस गीत को पहली बार जो है आपका कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। याद रखिएगा, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान यानी कि नेशनल
नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये भी याद रखिएगा, पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इसकी गायन अवधि 52 सेकेंड है, ठीक है, 52 सेकेंड याद रखिएगा। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। तो आत्मरक्षा का अधिकार जो है निम्न परिस्थितियों में प्राप्त नहीं है। संबंधित उपबंध जो है धारा 96 आईपीसी की धारा जो है 96 से 106 के तहत ये दिया गया है। यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं होती और वह सद्भावनापूर्वक अपने पद पर काम करता है, इसके अलावा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण जो है आपका कोर्ट में आपका लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई, यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावनापूर्वक किया गया माना जाएगा। ऐसे समय में जब सुरक्षा के लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो, स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी हो। किसी विकृत चित्त व्यक्ति, अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी में क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो दिया हुआ है इसमें सही है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो है 96 से 106 जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में उपबंध करती है, तथा धारा 97 जो है निम्न उपबंध करती है। कौन कौन सा? धारा 97 के तहत जो है आपका व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले या अंकुश के विरुद्ध कर सकता है, साथ ही दूसरे की शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर आपका प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें कुल 15 महिलाएं भी थी। याद रखिएगा। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। व्याख्या देखिए तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया और उस दिन विक्रमी संवत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों तो भारतीय संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ था, ठीक है, और या फिर अपनाया गया था बोल सकते हैं। उसके कुछ उपबंध जो है उसी दिन लागू भी हो गए थे, लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, तब जाकर भारत का एक गणतंत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रवर्तन तिथि माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद के। दोस्तों तो संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान एकमात्र रियासत जिसने इसमें भाग नहीं लिया था वह हैदराबाद था। अन्य सभी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में आपका ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपका अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 338 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान जो है 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल
किए गए एक नए अनुच्छेद 338 का या ए में किया गया है। यह भी 5 सदस्यीय आयोग होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति से आपका शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया तथा इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब दोस्तों उपदेशिका से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए वो हम देखते हैं। निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए नंबर सही है, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्तव्य है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उपदेशिका में कौन सा यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द यह दर्शाता है कि भारत एक पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारत को किसी भी बाहरी शक्ति या देश द्वारा नियंत्रित या प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना यानी कि उपदेशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उपदेश किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? ऑप्शन नंबर सी से बंधुता को। तो प्रस्तावना जो उपदेशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उपदेश जो है बंधुता के मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा क्या है, देश की एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है आपका, के.एम. मुंशी ने दोस्तों। तो प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत की जनता से प्राप्त कर सकता है। खाली जगह में भरेंगे भारत की जनता, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखिए तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान जो है अपना अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करती है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उपदेशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था? ऑप्शन नंबर ए सही है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक अर्नेस्ट बार्कर ने आपका भारतीय संविधान के उपदेशिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उपदेशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षिप्त रूप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी की नोट के रूप में कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उपदेशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, रूसी क्रांति से ये लिया गया है दोस्तों, ठीक है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान की उपदेशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया और मौलिक कर्तव्य भी आपका रूस से लिए गए, याद रखिएगा। फ्रांस से दोस्तों गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया फ्रांस से, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है प्रावधान राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है अमेरिकी संविधान से ये सब चीज़ें ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से ये सब लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपदेशिका को खाली जगह में क्या भरेंगे? ऑप्शन नंबर बी भरेंगे दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था दोस्तों। तो उपदेशिका को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। तो उपदेशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। उपदेशिका जो है संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उपदेश संकल्प को किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों ये।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द याद रखे गए। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांसीसी क्रांति से इसको लिया गया है दोस्तों। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई। फ्रांस की राज्य क्रांति जो है 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी से बंधुता का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द जो है बंधुता का शाब्दिक अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का व उनके एक होने की भावना का होना, जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है आपका विशेषाधिकार का अभाव? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समानता का अर्थ है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो है समानता शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उपदेश प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और आपका प्रस्तावना जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। धातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उपदेशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर सी से एक बार संशोधन किया गया। कितनी? एक बार। तो भारतीय संविधान की उपदेशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया। उपदेशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर सही है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। तो भारतीय संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का उद्देश्य ही संविधान में प्रस्तावना या उपदेशिका नाम से वर्णित है। मूल उपदेशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपदेशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उपदेशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा बंधुता यानी कि भ्रातृत्व बढ़ाने पर भी बल दिया गया। उपरोक्त प्रश्न में विकल्प बी और विकल्प डी दोनों में दी गई प्रतिबद्धताएं उपदेशिका में वर्णित है। अतः यदि मूल संविधान की उपदेशिका में मौलिक प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछा जाए तो विकल्प डी उत्तर होगा। वहीं वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों विकल्पों बी और डी को उत्तर माना जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को आपका सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 42वें संशोधन के तहत दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान को मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पहले सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर दोस्तों आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी
संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? ऑप्शन नंबर सी सही है, उपदेशिका को दोस्तों। भारतीय संविधान की उपदेशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारतीय वाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। सी में क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 9 दिसंबर 1913 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान की प्रस्तावना जो है दोस्तों बनाती है ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इसलिए प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अब दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रश्न देख लीजिए जो पूछे गए हैं एग्जाम में। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ भरेंगे खाली जगह में। ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 5 से 7 के अधीन है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 में आता है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्य जो है किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि ए में देखा जाए क्या है दिया हुआ, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, और बी में है नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। ये दोनों के तहत आपका भारत की नागरिकता जो है रद्द की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों यहाँ पर आपका सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के प्रावधान जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित है। इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रु के गैरकानूनी तरीके से संपर्क रखने पर आदि कई कारणों पर समाप्त या रद्द की जा सकती है नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 2। भाग 2 का संबंध किससे दोस्तों? नागरिकता से है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता से ये संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 1 का संबंध संघ और उनके राज्य क्षेत्र से, याद रखिएगा। संविधान का भाग 3 और जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ देखिए, संविधान का भाग 3 का संबंध किससे? मौलिक अधिकार से। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से है। 4 का संबंध, 4 का या 4A का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पी सदाशिवरम। तो देखा जाए तो ये पहले का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, आपका एग्जाम में पूछा गया था। देखिए प्रश्नकाल के दौरान आपका पी सदाशिवम ने 19 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था तथा 27 अप्रैल 2014 को इस पद से रिटायर हो गए थे। अब वर्तमान वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आपका यानी कि 24 मई 2025 से 23/11/2025 यानी कि 23 नवंबर 2025 तक आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो आपका भूषण रामकृष्णन गवई यानी कि BR गवई है दोस्तों। वर्तमान जो आपका सुप्रीम कोर्ट के आपका मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई है, याद रखिएगा, वर्तमान वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत की नागरिकता निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी से, यानी कि जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण के द्वारा। भारत में दोस्तों आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का वर्णन जो है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से, राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? ऑप्शन नंबर ए सही है, पाकिस्तान के लोग दोस्तों।
गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के लोग आपका यानी कि 1093 जो है कि सबसे नंबर 1 है, सबसे आगे हैं, तथा अन्य देशों के लोग क्रमशः अफगानिस्तान का 316 है, बांग्लादेश का 147 है और श्रीलंका का 53 है, और जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होती है, हमने नागरिकता तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे मूल अधिकार से, अगले पार्ट में शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।